वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 77 समय की मौत। अब तक आदित्य ने पूछा, मिस्टर रॉकी, क्या आपको कोई आइडिया है डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था आपको उनसे मिलने के लिए कह दूं। ओके, नो प्रॉब्लम, आदित्य ने कहा और वहां से चला गया। अब आगे सुनील हैरान नजरों से अपने लेफ्टिनेंट कर्नल की जाती हुई पीठ को देखता रह गया। आज से पहले उसने कभी अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को किसी का ऑर्डर फॉलो करते हुए नहीं देखा था। यहां तक कि उसका लेफ्टिनेंट कर्नल अपने सीनियर्स की बात भी नहीं सुनता था, मगर आज अपने डैड के एक बुलावे पर वो अच्छे बच्चे की तरह घर जा रहा था। आदित्य ने बेस से कुछ दूरी पर अपनी कार रोकी। बचपन में आदित्य को कार्तिक से इंटरैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। उल्टा आदित्य बचपन में बहुत डेयरिंग था, मगर अब कार्तिक से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने में आदित्य को अजीब सी झिझक हो रही थी। नहीं, झिझक नहीं, शायद नर्वसनेस फील हो रही थी आदित्य को। आदित्य ने अपना माथा मसलते हुए इधर उधर नजर घुमाई। उसे अपने खुद के इमोशंस से फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। आज से पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। कश्मकश में फंसे आदित्य की नजर अचानक डैशबोर्ड पर रखे अपने फोन पर गई और उसी पर टिक गई। कुछ सोचकर आदित्य ने अपना फोन उठाया लिया। कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलते ही आदित्य की नजर सबसे ऊपर मौजूद रेयांश के नंबर पर गई। आदित्य रेयांश का नंबर डायल करने ही वाला था, तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगा। कॉल रेयांश का ही था। आदित्य ने तुरंत कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से रेयांश की भावहीन आवाज आई, क्या डैड ने तुम्हें भी बुलाया है? क्या उन्होंने आपको भी बुलाया है? हाँ, रेयांश ने कहा और सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बिप की आवाज सुनकर आदित्य ने फोन अपने कान से दूर किया। उसकी गहरी काली आंखों में अब अजीब सी चमक आ गई थी। आदित्य ने हंसते हुए खुद से ही कहा, मतलब मैं अकेला नहीं हूं जो इस कंडीशन में है। अब मैं आराम से घर जाऊंगा। संतुष्टि मिल गई मुझे। अब आदित्य की सारी नर्वसनेस और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो चुकी थी। उसका निर्दयी और भावहीन भाई जब इस बात को लेकर नर्वस हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता है? आदित्य ने दोबारा अपनी कार स्टार्ट कर दी। कुछ मिनट की राइड के बाद ही अचानक आदित्य ने अपनी कार रोक दी। उसकी सिकुड़ हुई आंखें रोड की दूसरी तरफ मौजूद उस लड़की पर जाकर टिक गई, जो व्हाइट स्पोर्ट्स कार के बाहर खड़ी थी। अब शाम होने को आई थी, मगर सुबह से लेकर अब तक बारिश एक मिनट के लिए भी बंद या कम नहीं हुआ था। उल्टा हर बिताते वक्त के साथ बारिश तेज होती जा रही थी। आदित्य गौर से उस लड़की को देखने लगा, जो दिखने में नाजुक थी, मगर मूसलाधार बारिश में भी किसी मजबूत पहाड़ की तरह चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। विंडो ग्लास की वजह से आदित्य उस लड़की का चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रहा था, मगर उसे वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। इसीलिए उसने विंडो ग्लास नीचे कर दिया। अब जाकर आदित्य को उस लड़की का सुंदर चेहरा दिखा, जो हल्का आसमान की तरफ उठा हुआ था। लड़की की आंखें बंद थी। उसकी स्नो व्हाइट स्किन से पानी की बूंदें फिसलकर उसके नाजुक गर्दन पर लुढ़क रही थी। उसने ब्लैक बैगी शर्ट और बॉटम पहन रखा था। तेज बारिश के दौरान उस फुल ब्लैक आउटफिट में रोड साइड खड़ी वह लड़की किसी खिले हुए गुलाब की तरह दिख रही थी। ऊपर से उसके चेहरे के शांत एक्सप्रेशंस उसे ऐसा बना रहे थे जिस तक पहुंच पाना देवताओं के बस में भी ना हो। आदित्य एकटक उस लड़की को देखने लगा। आज तक आदित्य ने जितनी भी लड़कियां देखी थी, उनमें बेला के बाद ये दूसरी लड़की थी जिसे आदित्य सुंदर कहना चाहता था। अचानक एक कार आदित्य की कार और उस लड़की के बीच होकर गुजरी, जिसने आदित्य को उसके ख्यालों से बाहर लाया। हालांकि वह लड़की अब भी वैसे ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो संसार में प्रलय आने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आदित्य गहरी सांस लेकर कार से बाहर आया। उसके हाथ में एक छाता भी था। लड़की, जो ना जाने कब से बारिश में खड़ी थी, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। बारिश की आवाज अब भी उसके कानों में जा रही थी, मगर पहले की तरह अब पानी की बूंदें उसके सुंदर चेहरे को भीगा नहीं रही थी। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी सुंदर आंखें आदित्य की गहरी काली आंखों से जा टकरा गई। आदित्य ने उससे पूछा, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? जवाब में लड़की ने कहा, मेरी कार खराब हो गई थी और फोन भी डेड हो गया था, इसीलिए यहीं रुक गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बेहद ही आकर्षक और प्यारी थी। आदित्य ने कहा, कुछ खास नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें भीगते हुए देखा तो रुक गया।
चलो मेरे साथ, मैं के मेंशन जा रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर लड़की ने कहा, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। अब वहां वापस जाकर क्या करूंगी? अगर तुम्हारे पास फोन है तो मुझे 2 मिनट के लिए दे दो, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लेती हूँ। लड़की की बात सुनकर आदित्य ने बगैर कुछ कहे अपना फोन निकालकर लड़की को दे दिया। लड़की ने फोन लिया मगर अब उसमें सिग्नल ही नहीं था। लड़की ने बहुत कोशिश की मगर सिग्नल ना होने की वजह से वो अपने असिस्टेंट को कॉल नहीं लगा पाई। लड़की ने अंत में हार मानते हुए कहा, आज मेरा बैड लक चल रहा है, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। लड़की की बात सुनकर आदित्य ने अचानक उसकी कलाई पकड़ी और फिर उसने उसे अपने कार की तरफ ले जाते हुए कहा, अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। लड़की ने अपनी उस कलाई को देखा जो आदित्य ने पकड़ रखा था मगर उसने उसे इसके लिए कुछ नहीं कहा। कार में बैठने के बाद लड़की ने आदित्य को अपना एड्रेस बताया, जिसके बाद आदित्य उसके एड्रेस की तरफ ड्राइव करने लगा। इस बीच उसके हैंडसम चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशंस थे। लड़की ने रास्ते में कई बार आदित्य की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा, जो सामने देखते हुए चुपचाप ड्राइव कर रहा था। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कार रोकने के बाद आदित्य ने सामने मौजूद मैसिव बंगले को देखा, जो मुंबई शहर के बाहर सुनसान इलाके में स्थित था। बंगले के एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ घना जंगल। वहां उस बंगले के अलावा और कोई घर नहीं था। कुल मिलाकर वह बंगला किसी सपने के घर की तरह था, जहां रहना हर एक इंसान का ख्वाब हो। सेफ्टी के लिए बंगले के चारों अनगिनत बॉडीगार्ड्स तैनात थे। आदित्य ने लड़की की तरफ देखकर कहा, नीस लोकेशन, अगर तुम कभी इस घर को बेचना चाहो तो मुझे बताना, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। आदित्य की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई, फिर वो कार से बाहर आ गई। उसके भीगे होने की वजह से आदित्य की कार भी पूरी तरीके से भीग चुकी थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मेरा ये घर बेचने का कोई इरादा नहीं है, मगर हाँ, फ्यूचर में अगर कभी मुझे ये घर बेचना हुआ तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगी। जवाब में आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आदित्य को वहां से जाने के मूड में देख लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, आदि, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, कम से कम कॉफी या चाय हो पीते जाओ। सॉरी, पर डैड ने घर पर बुलाया है मुझे। अचानक आदित्य की बात बीच में इंटरप्ट करते हुए उसका फोन रिंग होने लगा। आदित्य ने अपना फोन उठाया। कार्तिक का कॉल आ रहा था। आदित्य ने कॉल रिसीव किया। फोन को दूसरी तरफ से कार्तिक की शांत आवाज आई, कहाँ हो तुम इस वक्त? जवाब में आदित्य ने कहा, डैड, मैं इस वक्त ईरा के बंगले पर हूँ। आदित्य का जवाब सुनते ही कार्तिक ने पूछा, तुम इस वक्त वहां क्या कर रहे हो? क्या रॉकी ने तुम्हें मेरा मैसेज नहीं दिया? कार्तिक के पूछने पर आदित्य ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद कार्तिक ने बिना इमोशन के कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं ईरा के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। बारिश में भीगने के बाद वो बीमार हो जाती है। कार्तिक की बात सुनने के बाद आदित्य ने ओके कहा और फिर दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आदित्य ने बाहर देखा, जहां ईरा अब तक खड़ी थी। आदित्य ने उंगली के इशारे से कहा, इधर आओ। आदित्य की बात सुनकर ईरा कंफ्यूज हो गई, मगर फिर भी वो विंडो के थोड़ा नजदीक आ गई। आदित्य ने 2 उंगली से ईरा का फोरहेड टच किया, जो गर्म लावे की तरह तप रहा था। आदित्य ने ईरा को घूरा मगर उसने उसे कहा कुछ नहीं। कार से बाहर निकलकर आदित्य ने ईरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर सीधा बंगले के अंदर चला गया। साम्राज्य, राजमहल। परितोष अपना माथा मसलते हुए हॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। परेशानी और चिंता उसके आकर्षक चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वजीर तेज कदमों से परितोष के पास आया। परितोष ने उसे देखते ही पूछा, समय और स्वरा का कुछ पता चला? वजीर ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, सम्राट, समुद्र किनारे 2 शव मिले हैं। वहां जो सैनिक गए थे वो सब कह रहे हैं वो शव युवराज और रानी जी का ही है। वजीर की बात सुनते ही परितोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। आज सुबह वापस आने के बाद परितोष और स्वरा सबसे पहले अपने लाडले बेटे समय से मिले थे। उसके बाद परितोष को राजशाही कामों की वजह से स्वरा और समय को गार्डन में छोड़कर महल में आना पड़ा था, मगर आधे घंटे बाद जब परितोष वापस गार्डन एरिया में गया तब उसे समय और स्वरा वहां नहीं मिले। बाद में पूरा महल और साम्राज्य छान मारने के बाद भी उसे समय और स्वरा का कोई अता पता नहीं चला था। वो दोनों पिछले 14 घंटों से गायब थे और अब आकार वजीर परितोष को कह रहा था,
समय और स्वरा की डेड बॉडी समुद्र किनारे पड़ी हुई है। वो दोनों मर चुके हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Just 78 This is the end। अब वजीर की बात सुनते ही परितोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। आज सुबह वापस आने के बाद परितोष और स्वरा सबसे पहले अपने लाडले बेटे समय से मिले थे। इसके बाद परितोष को राजशाही कामों की वजह से स्वरा और समय को गार्डन में छोड़कर महल में आना पड़ा था। लेकिन आधे घंटे बाद जब परितोष वापस गार्डन एरिया में गया तो समय और स्वरा वहां नहीं मिले। अब आगे बाद में पूरा महल और साम्राज्य छान मारने के बाद भी उन्हें समय और स्वरा का कोई अता पता नहीं चला। वे दोनों पिछले 14 घंटों से गायब थे और अब वजीर परितोष को बता रहा था कि समय और स्वरा की मृत शरीर समुद्र किनारे पड़ी हुई है। वे दोनों मर चुके हैं। परितोष हताशा में बुदबुदाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। वजीर, अगर तुम्हारे शब्द झूठे निकले तो हम पूरे जनता के सामने तुम्हारी जीभ कटवा देंगे। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का संगम था। वजीर थोड़ा घबरा गया, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसे अपने इन्फॉर्मर्स पर पूरा यकीन था। उसके इन्फॉर्मर्स उसे गलत खबर देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ऊपर से जो लोग वहां से वापस आए थे उन सब ने भी यही कहा था। वैसे भी रानी और युवराज के बारे में इतनी बड़ी अफवाह फैलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। वजीर के साथ परितोष गार्डन एरिया में आया, जहां उसका 12 मीटर लंबा ड्रैगन खड़ा था। वह ड्रैगन साम्राज्य का सबसे ताकतवर और बड़ा ड्रैगन था। ड्रैगन पर सवार होते ही परितोष समुद्र के उस किनारे की तरफ उड़ चला जहां वे दोनों शव बरामद हुए थे। पूरे रास्ते परितोष की आंखों के सामने स्वरा और समय की मुस्कुराती हुई तस्वीरें बार बार उभर रही थी। उम्मीद और डर का संगम उसकी आत्मा को चीरने का काम कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद परितोष का ड्रैगन किनारे से थोड़ा दूर लैंड हुआ। वहां आम नागरिकों और सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी। परितोष ड्रैगन से नीचे आते ही उस तरफ बढ़ गया जहां दोनों शवों को रखा गया था। डर, घबराहट, चिंता जैसे अनगिनत भाव परितोष के चेहरे पर नजर आ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो वह किसी भयानक सच से बचना चाहता हो। वजीर ने आगे बढ़कर तुरंत शव के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही परितोष की नजर शव के चेहरे पर गई, उसके कदम लड़खड़ा गए। वह मृत शरीर उसके एकलौते बेटे की थी। वजीर ने दूसरे शव से कपड़ा हटाया, जो परितोष की पत्नी स्वरा की थी। दोनों मृत शरीर अकड़ी हुई और नीली थी। शायद उन्हें जहर दिया गया था। परितोष बदहवासी में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया था। अचानक परितोष को ऐसा महसूस होने लगा मानो पूरी दुनिया वीरान और प्राणहीन हो गई हो, जिसके केंद्र में वह अकेला खड़ा हो, दुनिया की सारी दुख, दर्द और पीड़ा को अपने अंदर समेटे हुए। परितोष ने कांपते हाथों से स्वरा और समय के चेहरे को छुआ। उसकी हमेशा गुरूर से भरी रहने वाली आंखों में नमी तैर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस भयानक सच को वह कैसे स्वीकार करे। आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम थीं। उन्होंने अपने स्वाभिमानी सम्राट को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। परितोष अभी अपने गम में ही डूबा हुआ था कि अचानक पूरे साम्राज्य में धम धम की आवाज के साथ एक एक कर सारे ड्रैगन जमीन पर गिरने लगे। जो आसमान में उड़ रहे थे वो सारे ड्रैगन भी जमीन पर गिरने लगे। हालांकि ये बता पाना मुश्किल था वो सब मर चुके हैं या फिर बेहोश हुए हैं। सभी लोग ड्रैगन्स को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो गए। साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत ड्रैगन थी। वो लोग ड्रैगन को देवता की तरह पूजते थे। अगर उनके देवता ही उनका साथ छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा। ड्रैगन के बाद अचानक समुद्र का पानी भयावह ढंग से उछाल मारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र पूरे साम्राज्य को निगल जाना चाहता हो। वजीर ने तुरंत परितोष को उदासी से बाहर लाते हुए कहा, सम्राट, सम्राट, ये सब क्या हो रहा है? क्या देवता फिर से हमसे नाराज हो गए हैं? वजीर की बात सुनकर परितोष अपने होश में वापस आया। अब जाकर उसे पता चला था उसके साम्राज्य में कौन सी विपत्ति आई है। अब तक शाही परिवार के सारे लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। पूरे साम्राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई डरा सहमा हुआ था। सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े ने काले आसमान की तरफ देखा। उसकी बुरी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, यही अंत है। बूढ़े की बात सुनते ही परितोष ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अंत नहीं है।
बूढ़ा जवाब में हंसा और बोला, सम्राट, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हमारी मर्जी देवताओं के सामने नहीं चलती है। परितोष ने बूढ़े आदमी की बात सुनी, मगर डिसएग्रीमेंट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वजीर, जो थोड़ी देर पहले ही मामले का जायजा लेने गया था, उसने वापस आकर कहा, सम्राट, पानी का स्तर बढ़ रहा है। आइलैंड डूब रही है। अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आइलैंड पूरी तरह डूब जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वजीर की बात सुनते ही परितोष सहित वहां मौजूद हर एक इंसान का चेहरा सफेद पड़ गया। भले ही समुद्र में साम्राज्य के नागरिक मरने वाले नहीं थे, मगर यदि पूरा आइलैंड ही डूब गया तो वो लोग रहेंगे कहां? अब तो उनके पास 60 साल पहले की तरह समुद्र के अंदर पनाह लेने का कोई जरिया भी नहीं था। रात का वक्त। रायचंद मेंशन के एंट्रेंस पर एक मैसिव रोल्स रॉयस घोस्ट कार रुकी। कार की ड्राइविंग सीट से कार्तिक बाहर आया, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। सफेद शर्ट और पैंट में कार्तिक बेहद ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। हमेशा की तरह उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय की आवाज आई, चेयरमैन, आपने जो काम कहा था वो हो चुका है। तन्मय की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम्हें पता है आगे क्या करना है? उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। तन्मय ने फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद कार्तिक ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तक कार्तिक लिविंग एरिया में आ चुका था। बेला लिविंग एरिया में ही अपनी मॉम के पास बैठी हुई थी। उसका सर मिसेज रायचंद के कंधे पर था। वो किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपनी मॉम के बगल में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी, ऐसी शांत जो किसी साधारण इंसान को बुरी तरह नर्वस कर दे। आज का पूरा दिन बेला ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ बिताया था, जो कि काफी रेयर इंसिडेंस था। काम में बिजी होने की वजह से बेला कभी भी अपनी बायोलॉजिक फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। कार्तिक को देखते ही मिसेज रायचंद ने कहा, श्रेया, कार्तिक आया है। अपनी मॉम की बात सुनकर बेला ने आंखें खोली, फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। बेला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुमने आने से पहले बताया नहीं? बताना जरूरी है। नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, बेला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तक वो कार्तिक के पास आ चुकी थी। कार्तिक ने एक नजर दादी माँ की तरफ देखा, जो अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़कर कार्तिक को बड़े गौर से देख रही थी, मानो उसे परखने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, लेट्स गो होम। जाने से पहले बेला ने अपनी फैमिली को बाय कहा, फिर वो कार्तिक के साथ मेंशन से बाहर आ गई। कार्तिक ने पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया। बेला ने कार के अंदर बैठते हुए पूछा, आज पूरे दिन क्या कर रहे थे तुम? ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार्तिक ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। कार्तिक की बात सुनने के बाद बेला विंडो से सिर टिकाकर उसे देखने लगी, मगर उसने कहा कुछ नहीं। कार्तिक ने कार स्टार्ट की। रायचंद मेंशन से 5 मिनट की दूरी पर कार्तिक ने अपनी कार रोक दी। बेला ने अब भी कुछ नहीं कहा, वो बस कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने बेला की तरफ अपना रुख करते हुए पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? बेला ने जवाब में कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, स्टॉप ट्रीटिंग ह्यूमंस लाइक मस्कीटोज कार्तिक। बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर अपने लैप पर बिठा लिया। प्रतिक्रिया में बेला ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपना सर कार्तिक के कंधे पर रख दिया। कार्तिक ने 2 उंगली से बेला को चीन पकड़ी, फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाइफी, whoever tries to play with me will get the mosquito treatment, no matter if they are humans or gods. You are incredibly cruel. Yes, I am, and I also admit that I am not a good person at all. कार्तिक की सपाट बातें सुनते ही बेला ने ठंडी आह भरते हुए कहा, लीव दिस टॉपिक, तुम्हें जो करना है करते रहे, मुझे नींद आ रही है। बेला की आंखों में सुस्ती देख कार्तिक उसकी तरफ झुका और फिर उसने उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। कार्तिक धीरे धीरे बेला को किस करने लगा। बेला ने उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। उनकी सांसें एक दूसरे के अंदर घुलती जा रही थी। एक सिंपल किस में भी कार्तिक ने इतना पैशन डाल दिया था, जिसे रेसिस्ट कर पाना बेला के लिए बेहद मुश्किल होने लगा था। कार्तिक ने लंबे समय बाद बेला के होठों रिहा किया, जो अब सुर्ख लाल हो चुका था। बेला आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। कार्तिक ने उसकी नाजुक गर्दन पर अंगूठा रब करते हुए कहा, आज रात मैं नहीं चाहता हूं तुम सो। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।